सो है गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इस एनिमे का नाम योर नेम है। ये वीडियो आपकी यादों को ताजा कर देगी। तो चलो इस अमेजिंग सी एनिमे को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को सोते हुए देखते हैं जिसका नाम होता है मित्सुहा मियामिज़ु। वो जापान के एक छोटे से शहर इतोमोरी में अपनी दादी और अपनी छोटी बहन के साथ रहती है। वो अपने सपने में किसी लड़के को कह रही होती है कि क्या तुम मुझे भूल गए, और अचानक उसकी नींद टूट जाती है। वो बड़ी हैरानी के साथ अपने चंगू मंगू को देख रही होती है और उन्हें दबाने लग जाती है। तभी अचानक वहाँ पर उसकी छोटी बहन योसुहा मियामिज़ु आ जाती है और उसे देखकर गुस्से से कहती है, मित्सुहा तुम आखिर ये क्या कर रही हो, जल्दी करो नाश्ता तैयार है। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मित्सुहा आईने के सामने खड़ी हो जाती है और अपने कपड़े उतार कर अपनी बॉडी को बड़ी हैरानी के साथ देखते हुए चीख पड़ती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ मित्सुहा ब्रेकफास्ट कर रही होती है। उसकी दादी और उसकी छोटी बहन उससे कहती है, मित्सुहा आज तुम कुछ ठीक लग रही हो, कल तुम बहुत अजीब से बिहेव कर रही थी। इस पे मित्सुहा हैरान हो जाती है क्योंकि उसे ऐसा कुछ भी याद नहीं होता। तभी अचानक रेडियो में अनाउंसमेंट होने लगती है कि इस साल के इलेक्शन अगले महीने के 30 तारीख को होने वाली है। और साथ ही टीवी में भी एक न्यूज आ रहा होता है कि एक धूमकेतु जो 1200 सालों में सिर्फ एक बार दिखाई देता है, वो इस महीने पृथ्वी से खुले आंखों देखा जा सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मित्सुहा स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है और अपनी छोटी बहन के साथ स्कूल की तरफ निकल जाती है। रास्ते में उसे अपने दो दोस्त तेसी और सायाका मिलते हैं। सायाका उससे कहती है, आज तो तुम ठीक से अपने बाल बनाकर आई हो, और तेसी उससे कहता है कि क्या तुम्हारी दादी जी ने तुम्हारे ऊपर से साया को भगा दिया। मित्सुहा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये दोनों क्या कह रही है। तभी वो एक जगह से गुजरते हैं जहाँ पर कोई आदमी भाषण दे रहा होता है। मैं आपको बता दूं कि ये मेयर कैंडिडेट और कोई नहीं बल्कि मित्सुहा के पापा हैं। वो आने वाली इलेक्शन में मेयर के पद के लिए बतौर कैंडिडेट खड़ा हुआ है। वहीं रास्ते में मित्सुहा को कुछ और क्लासमेट दिखते हैं जो उन्हें मेयर और मेयर के ठेकेदार बोलकर चिढ़ा रहे होते हैं। ये सुनकर वो तीनों निराश हो जाते हैं और चुपचाप अपने स्कूल की तरफ निकल जाते हैं। तभी उसके पापा उससे कहते हैं, मित्सुहा पीठ सीधी करके चलो। सभी लोग मित्सुहा को देखने लग जाते हैं और उसके क्लासमेट उस पर हंसने लगते हैं। ये देखकर मित्सुहा बहुत एम्बेरस हो जाती है और चुपचाप वहाँ से आगे निकल जाती है। वो दबी आवाज में कहती है, सबके सामने मेरी बेइज्जती क्यों कराई। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मित्सुहा को अपनी क्लास में देखते हैं। वो अपनी नोटबुक को बड़ी हैरानी के साथ देख रही होती है क्योंकि उसमें लिखा था, तुम कौन हो। उनकी टीचर उन्हें किसी मैजिक आवर के बारे में पढ़ा रही होती है कि शाम के समय जब ना तो दिन होता है और ना ही रात, उस समय हम वो देख सकते हैं जो हमारी दुनिया और हमारी मानव जाति से परे हैं। मित्सुहा अभी भी यही सोच रही होती है कि आखिर उसकी नोटबुक में ये किसने लिखा। तभी अचानक उसकी टीचर उसे आवाज देती है। मित्सुहा डरते हुए एक झटके में अपनी सीट पर खड़ी हो जाती है। उसकी टीचर उससे कहती है, मित्सुहा तो आज तुम्हें अपना नाम याद है। ये सुनकर सभी बच्चे उस पर हंसने लग जाते हैं और मित्सुहा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि टीचर उससे क्या कह रही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सायाका मित्सुहा से कह रही होती है कि क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं, कल तो तुम बहुत अजीब बिहेव कर रही थी। तुम भूल गई थी कि तुम्हारा लॉकर कहाँ है, और इतना ही नहीं कल तो तुम अपने बालों को भी बांध कर नहीं आई थी। मित्सुहा हैरान होकर कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ दिनों से किसी सपने में हूँ, जैसे मैं अपने सपने में किसी और की जिंदगी जी रही हूँ। इस पर तेसी कहता है कि मैं समझ गया, तुम्हें अपने पिछले जन्म के सपने आते हैं या तुम्हारे दिमाग का हिस्सा किसी दूसरे डायमेंशन में जुड़ गया है। मित्सुहा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और इसके बाद वो सभी अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में मित्सुहा उन्हें कह रही होती है कि मैं इस शहर को और नहीं झेल सकती, ये शहर बहुत ही छोटा है, यहाँ पर एक कैफे तक नहीं है। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके टोक्यो भाग जाना चाहती हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मित्सुहा और उसकी फैमिली किसी रस्म को करने की तैयारी कर रही होती है। इस रस्म को करने की प्रथा उनके पूर्वजों के जमाने से चली आ रही होती है। उनकी दादी उन्हें कहती है, इन धागों से जब तुम ऐसी तुम्हारे और इनके बीच भावनाओं का निर्माण होगा। आज से करीब 200 साल पहले चप्पल बनाने वाले माया गुरु के घर में अचानक से भयंकर आग लग गई थी जो कि पूरे शहर में फैल गई। इसमें सारे मंदिर और पुराने दस्तावेज नष्ट हो गए, इसलिए उस आग को कहा जाता है माया गुरु का प्रसिद्ध अग्नि। तो जिन दस्तावेजों में इस त्योहार के पीछे का मायने और रहस्य लिखे थे वो भी नष्ट हो गए। धीरे धीरे लोग इसे भूल गए। हमारे परिवार का कर्तव्य यही है कि हम इस त्योहार को कम से कम प्रथा के माध्यम से चलाए रखें, नहीं तो ये पूरी तरह से लुप्त हो जाएगा। और देखो तो तुम्हारे बेवकूफ बाप ने क्या किया, पहले तो उन्होंने घर छोड़ा और उसके बाद मंदिर के पुजारी का पद भी, और अब राजनीति में जा बैठा है। इसके बाद मित्सुहा और उसकी बहन लोगों के बीचों बीच बैठकर इस रिचुअल को परफॉर्म करने लग जाते
हैं। वो दोनों पहले तो कोई ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म करते हैं और उसके बाद अपने मुंह में पके हुए चावल को चबाने लग जाते हैं, पर उन्हें निगलने के बजाय वो उन्हें अपने मुंह से बाहर निकाल कर कलेक्ट करने लग जाती है। ये देखकर मिसुआ की क्लासमेट कहती है, छी, सबके सामने ऐसा कैसे कर सकती है। उसे ये कहते हुए शर्म नहीं आती। मिसुआ को भी यह सुनाई दे जाता है और वो एम्बेरस हो जाती है। इसके बाद वो दोनों इन्हें कलेक्ट करके धागे के साथ अच्छे से सील कर देती हैं। बाद में जाकर ये लिक्विड अल्कोहल बन जाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मिसुआ और उसकी छोटी बहन कुचिका में सके को लेकर अपने घर की तरफ जा रही होती है। मिसुआ फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाती हुए कहती है, मुझे इस जगह से नफरत है, अपनी जिंदगी से भी नफरत है। अगले जन्म में मुझे किसी बड़े शहर का कोई खूबसूरत सा लड़का बनाना। इसके बाद अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम एक लड़के को देखते हैं। इसका नाम ताकी होता है, जो कि सो रहा होता है। वो अपनी नींद से उठता है और बड़ी हैरानी से खुद को देखने लग जाता है। वो अपने प्राइवेट पार्ट को टच करता है और शॉक होकर एकदम से डर जाता है। वो खुद को बड़ी ही हैरानी के साथ आईने में देख रहा होता है। तभी उसे किसी की आवाज आती है, ताकि तुम उठ गए। वो उसके पापा होते हैं। वो उसे कहते हैं खाना बनाकर स्कूल चले जाना और फिर वो अपने काम पर चले जाते हैं। ताकि कहता है ये तो बड़ा अजीब सा सपना है। तभी उसे सुकासा नाम के किसी लड़के का मैसेज आता है। ताकि कहता है, सुकासा, अब ये कौन है। जैसे ही वो अपने फ्लैट से बाहर निकलता है, वो अपने सामने टोक्यो सिटी को देखकर एकदम हैरान हो जाता है। इसके बाद वो फोन में मैप की मदद से अपनी स्कूल पहुंच जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसकी क्लासरूम कौन सी है। तभी पीछे से उसका वही दोस्त जिसने मैसेज किया था उसे पकड़ लेता है। आज तो तुमने आने में बड़ी देर कर दी, चलो लंच करते हैं। ताकि सुकासा और अपने एक और दोस्त शिंता तकाकी को कहता है कि मैं खो गया था, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। वो दोनों से कहते हैं, भला ऐसे कैसे हो सकता है, चलो अब कैफे चलते हैं। कैफे का नाम सुनते ही ताकि तो जैसे खुशी से पागल हो जाता है। कैफे में मेनू कार्ड पर रेट्स पढ़कर वो कहता है, इतने में तो मेरे घर का पूरा राशन आ जाएगा। जिस पर उसके दोस्त उससे कहते हैं, तुम क्या पागल हो गए हो। ताकि कहता है, मैं परेशान क्यों हो रहा हूँ, ये सब एक सपना ही तो है। उसके दोस्तों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये क्या कह रहा है। इसके बाद ताकि बड़े चाव से डिजर्ट खाने लग जाता है। उसके दोस्त उससे कहते हैं, ताकि तुम्हें आज काम पर नहीं जाना। ताकि कहता है, हाँ, लेकिन तुम लोग को पता है कि मैं कहाँ काम करता हूँ। यह सुनकर उसके दोस्त बड़ी हैरानी से एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ताकि एक रेस्टोरेंट में एक वेटर का काम कर रहा होता है। वहाँ पर वो बहुत सी गड़बड़ी करता है, जिस पर वहाँ के शेफ उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं। फ्रस्ट्रेशन में कहता है, आखिर ये भयानक सपना कब खत्म होगा। इसके बाद एक कस्टमर ताकि से बहस करने लग जाता है। मामला बढ़ता देख वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम मिस ओकुदेरा होता है। वो ताकि को वहाँ से जाने को कहती है और खुद उस कस्टमर से डील करने लग जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सभी रेस्टोरेंट को बंद करके सफाई कर रहे होते हैं। मिस ओकुदेरा ताकि से कहती है, आज तुमने काफी गड़बड़ की, शुक्र है कि वक्त रहते सब ठीक हो गया। तभी एक लड़की ओकुदेरा को बताती है कि आपकी स्कर्ट पीछे से फटी हुई है। ओकुदेरा कहती है, ये तो ब्लड से काटा गया है, जरूर ही उस घटिया कस्टमर का काम होगा। ताकि उसका हाथ पकड़कर उसे एक रूम में ले जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। वो उसे कहता है, अपनी स्कर्ट मुझे दीजिए। ये सुनते ही मिस ओकुदेरा डर जाती है और एम्बेरस हो जाती है। ताकि घबराते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं कुछ और सोचता हूँ। वो उसे कुछ पहनने को देता है और उसकी स्कर्ट लेकर फटे पार्ट को सिल देती है। मिस ओकुदेरा उसे कहती है, एक तो तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, पर तुम आज बड़े अच्छे पेश आ रहे हो, पता ही नहीं था तुम दिल के इतने अच्छे हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ताकि को उसके घर में देखते हैं, जहाँ वो अपने मोबाइल को चेक कर रहा होता है, जिससे उसे अपने बारे में कुछ और जानने को मिले। वो खुद के फोटोज को देखकर कहता है, ये सब कितना अच्छा है, काश मैं भी टोक्यो में रह पाती। तो अब तो आपको ये कंफर्म हो ही गया होगा कि ये ताकि नहीं बल्कि ताकि की बॉडी के अंदर मिस सुहा है। मिस सुहा को यही लग रहा होता है कि वो बस एक सपना देख रही है, जहाँ वो अपने सपने के अंदर ताकि की जिंदगी जी रही है। उसे ताकि के फोटो के बीच में उस लड़की का फोटो भी मिलता है, जिसे देखकर वो कहती है, शायद इस लड़की को पसंद करता है। इसके बाद वो उस लड़की को ताकि बन के कुछ मैसेज करती है और तभी उसे याद आता है कि उसकी नोटबुक में जिसने तुम कौन हो लिखा था, कहीं वो ताकि ही तो नहीं था। पर उसे लगता है कि यह तो सिर्फ एक सपना है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। पर फिर भी वो एक मार्कर लेकर अपने हाथ पर मिसुहा लिखकर सो जाती है। अगली सुबह जब ताकि उठता है तो वो अपने हाथ पर मिसुहा लिखा देखकर हैरान हो जाता है। वो अपने फोन में मिस ओकुदेरा को किए हुए मैसेज को देखकर दंग रह जाता है और कहता है कि आखिर ये क्या चल रहा है। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय महाकाल।